तो हम लोग बात कर रहे थे आपका हिस्टोरिकल स्कूल में। हिस्टोरिकल स्कूल में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले विचारक हैं वो हेनरी मैन है। हेनरी मैन को सबसे ज्यादा पूछते हैं। उनका जो सिद्धांत है एक प्राकृति से संविदा की ओर, ये मूलतः उन्हीं का सिद्धांत है। इसकी आलोचना में अब ये कहा जाता है कि मैन जो बात बता रहे हैं कि सब समाजों का संचलन प्राकृति से संविदा की ओर होता है, ये वर्तमान युग में ठीक नहीं है। लेकिन प्राकृति से संविदा की ओर, इससे तात्पर्य क्या है मेन का? मेन क्या कहते हैं? मेन की आइडियोलॉजी क्या है? मेन सेविनी से कैसे भिन्न है? दोनों हिस्टोरिकल स्कूल में, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट ढंग की बात करते हैं। डिफरेंट ढंग की बात करते हैं मीनिंग देर भाई, बात हिस्टोरिकल स्कूल की ही करते हैं। दोनों विधि का अध्ययन ऐतिहासिक तरीके से ही करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के अध्ययन का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। सेविनी अलग ढंग से या अलग उद्देश्य को लेकर ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग ये कर रहे हैं, और मेन अलग उद्देश्य को लेकर ऐतिहासिक तरीके का ये प्रयोग कर रहे हैं। सेविनी संहिताकरण को रोकने के लिए ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, और मेन संहिताकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों के बीच मूलभूत अंतर है। मेन ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग संहिताकरण को बढ़ावा देने के लिए। आपने देखा था सेविनी वो संहिताकरण को तत्समय रोकना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसी समय नेपोलियन का शासन ये जर्मनी से खत्म हुआ था, और सेविनी इस बात के पक्षधर हैं कि जर्मनी में जर्मनी की विधि लागू हो। इसलिए वो संहिताकरण अगर उस समय होगा तो मानवीय स्वभाव के अनुरूप जो संहिताएं उस समय प्रचलन में हैं, कहां? जर्मनी में, वे ही जर्मन का कानून, जर्मन का कोड इस रूप में सामने आ जाएंगे। और उस समय जर्मन में जो कानून चल रहा है वो नेपोलियन कोड है, ये फ्रांसीसी संहिताएं हैं। अगर उस समय कोडिफिकेशन होगा तो फिर फ्रांस के का कानून जर्मन के कानून के नाम पर जर्मन का कानून ये बन जाएगा। जिससे भारतीय संविधान अधिनियम आप देखते हैं एक भी सिद्धांत उसमें ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी मुकदमों के निर्णयों के आधार पर शामिल न किया गया हो। प्रतिग्रहण कौन कर सकता है? तो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत क्या होने चाहिए? तो हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ठीक है, प्रस्ताव सामान्य हो सकता है या नहीं, इस विषय पर तो वो, ठीक है, न्यूमेटिक कौन सा है, कार्बनिक वर्सेस कार्बोनिक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी मुकदमों के निर्णय ये भारतीय विधि में विधिक सिद्धांतों के आधार हैं, और इस तरह अंग्रेजी विधि भारतीय विधि के नाम पर हिंदुस्तान में लागू हो गई। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में उस विधि का स्वागत हुआ है, और उसका कारण ये रहा कि संबंधित विषय पर जो विधि तत्कालीन समय में प्रचलन में थी वो इतनी विभेदकारी थी कि कोई उस विधि को स्वीकार मन से करता ही नहीं था, और हर व्यक्ति चाहता था कि इस विधि में बदलाव आए। इसलिए उसका स्वागत हुआ, एक दीगर बात है, लेकिन बात तो यही ठीक है कि अंग्रेजी विधि भारतीय विधि के नाम पर यहां लागू हो गई। सही है, उसका स्वागत हुआ, वो हमारे लिए उपयोगी थी, इसलिए उसे हमने स्वीकार कर लिया, और किसी जातीय श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होकर
हमने उसे बदला नहीं, ये एक दूसरी बात है, लेकिन हुआ तो यही है कि इंग्लैंड की विधि भारतीय विधि के नाम पर यहां स्वीकार हो गई। यही जर्मनी में होता। तो सैविनी इस बात को नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग किया और ये दर्शित करने का प्रयास किया कि संहिताकरण या विधि को जानबूझकर बनाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जानबूझकर जो चीज बनाई जाएगी वो लोगों को प्रसन्न और शांत करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों के लिए क्या ठीक है ये विचार से जाना ही नहीं जा सकता। लोगों के लिए क्या ठीक है ये अनुभव से जाना जाएगा, और अनुभव इसका अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो इतिहास का ही अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तो सैविनी ने ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग ये संहिताकरण को रोकने के लिए किया है। सर हेनरी मैन, इन्होंने भी ऐतिहासिक पद्धति इससे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया है, और इन्होंने ये पाया है, इन्होंने 3 विधिक व्यवस्थाओं का मुख्यतः अध्ययन किया है। एक हिंदू विधिक व्यवस्था, रोमन विधिक व्यवस्था और केल्टिक प्रणाली। ये 3 विधिक व्यवस्थाएं हैं जिनका सर हेनरी मैन ने अध्ययन किया है। कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। द एंशिएंट लॉ, द विलेज कम्युनिटीज, ठीक है, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, द डिसर्टेशन ऑन द लैंड, ठीक है, शायद राइट है या मॉरलिटी है, कुछ ऐसे। ये किताबें इनकी, और ये आपसे खूब पूछी जाएंगी, जहां भी एग्जाम होंगे खूब धड़ाधड़ पूछी जाएंगी। उस समय आपको याद आएगा कि शायद ये और शायद वो, और सब गलत होगा और आप बाहर होंगे। इसलिए इन्हें ठीक से याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो हेनरी मैन ने किताबें लिखी, और हेनरी मैन ने 3 विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है ऐतिहासिक प्रणाली के साथ। और जब ऐतिहासिक प्रणाली से उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया है, कुछ उनकी फाइंडिंग्स हैं जो अध्ययन पर उन्होंने पाई है। पहली फाइंडिंग उनकी ये है, जब उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन किया इंस्टीट्यूशंस का, तो उन्होंने पाया है कि परिवर्तन इससे हमेशा बेहतरी हो जरूरी नहीं है। कई बार परिवर्तन होगा लेकिन स्थिति बेहतर की बजाय बदतर होगी, क्योंकि अगर बेहतर स्थिति नहीं हुई, बदतर हुई, परिवर्तन तो तब भी है। इसे परिवर्तन हमेशा बेहतरी का द्योतक होता है ये कतई जरूरी नहीं है। सैविनी संहिताकरण को रोकने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आदमी अपनी स्थिति में सुधार लाता है। जब भी वो परिवर्तन करेगा तो पहले से स्थिति सुधर जाएगी। मेन कहते हैं कतई जरूरी नहीं है, और मेन भी ठीक है और सैविनी भी ठीक है, ये भी सही है। आदमी जब भी परिवर्तन का प्रयास करेगा तो बेहतरी का ही प्रयास करेगा, और यह भी सही है कि बेहतरी हमेशा आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ प्रयत्न है, रिजल्ट तो आपके हाथ में ही नहीं। क्या होगा पता नहीं, तो बातें दोनों में से किसी की गलत नहीं। मेन भी ठीक कह रहे हैं कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए आए, ये ठीक बात नहीं है, स्थिति और बदतर हो सकती। और हेनरी मैन ने जब ऐतिहासिक अध्ययन किया तो उन्होंने यह भी पाया कि विकास ये उन्नति का परिचायक हो, यह भी जरूरी नहीं है। बंदूक बनी इसे विकास ही तो कहेंगे, AK-56 बनी इसे विकास ही तो कहेंगे,
लेकिन अगर वो AK-56 आतंकवादी के हाथ में होगी तो विकास नहीं है, उससे उन्नति नहीं होगी। विकास किसके हाथ में है, ये ज्यादा महत्व की बात है। तब तय होगा कि विकास से उन्नति होगी या विकास से अवनति होगी। जो आपका CISF है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके हाथ में AK-56 होगी तो फैक्ट्री की सुरक्षा होगी, और जो फैक्ट्री की सुरक्षा होगी तो विकास होगा, ठीक है, या उन्नति होगी। और वही जब किसी अराजक तत्व के हाथ में होगी तो कोई उन्नति नहीं होने वाली। तो आपका हेनरी मैन ने यह भी पाया है अपने ऐतिहासिक अध्ययन से कि विकास इससे हमेशा उन्नति हो यह भी जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी हेनरी मैन एक बात स्वीकार है, उनका कहना यह है कि इसके बाद भी सभ्यता ये विकास का ही नाम है, ये परिवर्तन इसका ही नाम है। आप सभ्य हो ये कब कहा जाता है? जब आप अच्छे के लिए प्रयत्नशील रहते हो। जब तक आप अच्छे के लिए प्रयत्नशील नहीं हो तब तक आप अच्छे, ठीक है, सभ्य हो, ये सिविलाइज्ड हो, ये बात बोली नहीं जाती। तो हेनरी मैन ये भी कह रहे हैं कि ठीक है कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं होगा। यह भी सही है कि विकास और उन्नति इसके बीच परस्पर कोई संबंध नहीं। और यह भी सही है कि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो चीजों में परिवर्तन लगातार आया है, और चीजों में परिवर्तन अपने आप नहीं आया बल्कि लोग लाए हैं परिवर्तन। लेकिन इसके बाद भी एक बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि परिवर्तन इसे लाने का प्रयत्न करना यही सभ्यता है। और परिवर्तन जब लाना सभ्यता है तो परिवर्तन सबसे तेजी से कैसे आएगा? तो सबसे तेजी से विधायन से आएगा, ठीक है। विधिक क्षेत्रों में हम ये बातें, ठीक है, विधिक क्षेत्रों में कर रहे हैं क्योंकि हेनरी मैन ये सारी बात विधि के संदर्भ में बोल रहे हैं। हेनरी मैन की ये बातें जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में ठीक है, लेकिन हम लोग बात विधिक क्षेत्रों की कर रहे हैं। तो सीधी बात है, हेनरी मैन कानून के क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन के समर्थक हैं, और तीव्र गति से परिवर्तन के समर्थक होने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक विचार का प्रयोग ये किया है, ठीक है। सेबिनी तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को रोकने के लिए ऐतिहासिक विचार का प्रयोग कर रहा है। हेनरी मैन तीव्र गति से परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक विचार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने आपसे कई बार कहा है कि चीजें तो एक ही होती हैं, वो किसके हाथ में है उस हिसाब से परिणाम आते हैं। ऐतिहासिक तरीका तो एक तरीका मात्र है, इसका प्रयोग सेबिनी भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग हेनरी मैन ये भी कर सकते हैं। वो विधायन की गति को थामने के लिए ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, ये विधायन की गति को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। हेनरी मैन की एक और विशेषता है, ठीक है। हेनरी मैन उनकी एक और विशेषता है कि हेनरी मैन ये चाहते हैं, हेनरी मैन ये देख रहे हैं कि आखिर परिवर्तन तीव्र गति से कैसे आए। तो एक ही बात उनकी समझ में आ रही है कि विधायन, इससे ही तीव्र गति से परिवर्तन आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि नो डाउट न्यायाधीशकृत विधि ये भी बनती है, लेकिन वो ये मानते हैं कि न्यायाधीशकृत विधि से परिवर्तन नहीं आते।
वो ये देखते हैं कि न्यायाधीश एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और फिर अगले न्यायाधीश सिर्फ उसी का पालन करते हैं। न्यायाधीश कृत विधि के माध्यम से परिवर्तन ये बहुत कम होता है और ये आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया, उसके बाद अब तक कौन सा प्रिंसिपल आ गए, वही लगातार फॉलो हो रहा है। और फिर कोई न्यायाधीश अगर बातों को गलत समझ लेता है तो और भी दिक्कत है। आपको बताया गया था जब हम लोग एविडेंस एक्ट धारा 168 पढ़ रहे थे कि न्यायाधीश को सिर्फ सत्य का पता चलाने के लिए साक्षियों से पूछताछ का अधिकार है और पूछताछ के अधिकार और प्रतिपरीक्षा, इसके बीच बहुत जबरदस्त फर्क है और इस फर्क को कोई भी अनुभव कर सकता है। और आप हमारे साथ चलो, देश के 90% न्यायालयों के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमने देखे नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं करता, लेकिन देश के 90% जिला न्यायालयों में बैठे हुए 90% जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी मान्यता यह है कि उन्हें 168 पर क्रॉस एग्जामिनेशन का हक है। वो साक्षी को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। आपको बताया गया था कि 168 एविडेंस एक्ट न्यायाधीश महोदय को यह हक नहीं देता कि वो साक्षी को, ठीक है, धमकाएं कि वो एक पक्ष में बयान दे, इसका कोई हक नहीं है। लेकिन आप चलो देखो चल के, वो साक्षी को धमका रहे होंगे और ऐसा उनकी मान्यता है कि ऐसा करने का उन्हें विधिक हक है। अब तभी हम कहते हैं कि आपको कानून आएगा तो ज्यादा कुढ़ोगे, कानून ना आने पर ज्यादा खुश रहेंगे आप। जब आपको कानून नहीं आएगा तो आप ये देखकर भी ये मानोगे कि ये इनका हक है। अगर फौरी कानून आएगा तो भी बड़े खुश रहोगे, क्योंकि तब भी लगेगा कि साहब 168 एविडेंस एक्ट या पुराने एविडेंस एक्ट में धारा 165 इन्हें हक दे रही। लेकिन अगर कानून की गंभीर जानकारी है तो फिर आपको बहुत कॉस्ट होगा, और कॉस्ट तब और बढ़ेगा जब 80% वकील उनके पक्ष में होगा और वो कहेगा नहीं नहीं हक है, और आपकी कोई नहीं सुनेगा और आपका मुवक्किल वो भी नहीं सुनेगा। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ तो भले ही आपकी मान ली जाए, उससे पहले आपकी कोई नहीं मान रहा। तो न्यायाधीश कृत विधि, इससे परिवर्तन तो नहीं ही आता है, बल्कि न्यायाधीश कृत विधि नुकसानों को पैदा यह भी करती है। इसलिए भी हेनरी मेन विधायन के समर्थक हो गए। विधायन को रोकने के लिए सेविनी ने ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग किया है। हेनरी मेन ने विधायन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग किया। हेनरी मेन और सेविनी, इनके बीच मूलभूत फर्क यही हो जाता है। हेनरी मेन ने ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग करके रोमन और हिंदू और केल्टिक विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं विधिक विकास के संबंधों में। सेविनी ने यह नहीं किया है, सेविनी को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए सेविनी ने वो किया नहीं है। लेकिन हेनरी मेन ने 3 विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। यह भी सेविनी और मेन के बीच फर्क है। सेविनी ने सिर्फ जर्मन विधिक व्यवस्था, इसी का अध्ययन किया है और उसी के माध्यम से निष्कर्ष यह अभिव्यक्त किए। ठीक है, या ठीक है, जर्मन विधिक व्यवस्था, उसका तो अध्ययन सेविनी ने बहुत ज्यादा नहीं किया। रोमन विधिक व्यवस्था का अध्ययन किया केवल एक जगह का, और इन्होंने 3 विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं
और वो सामान्य निष्कर्ष क्या है कि प्रत्येक विधिक व्यवस्था, ठीक है, 4 चरणों में प्रगति करती है। इनका कहना है कि सबसे पहले एक चरण पैदा होता है, कोई विधिक व्यवस्था हो उसमें एक चरण होगा कि विधि ईश्वर की इच्छा के रूप में जन्म लेगी। हम लोग प्राकृतिक विधि विचार पढ़कर आए हैं। जो शुरुआती दौर था वो ईश्वर की इच्छा, इसके माध्यम से विधि के प्रकटन इसी का था। तो हेनरी मेन का ये निष्कर्ष कोई बहुत गलत है ऐसा भी नहीं। 3 विधिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने दुनिया की सभी विधिक व्यवस्थाओं के विकास की एक कहानी ये प्रस्तुत की है। और किसी एक विचार को जानकर सभी विचारों के बारे में या कुछ कॉमन निष्कर्ष अभिव्यक्त किए भी जा सकते हैं। कहते हैं कि एक चावल देखकर सारे बर्तन के चावलों के पकने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हेनरी मेन ने यह बताया है कि दुनिया की कोई विधिक व्यवस्था हो वो 4, ठीक है, युगों में या 4 स्टेजेस में विकास करती है। कहते हैं पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज है ईश्वर की इच्छा के रूप में विधि प्रकट होती है। दूसरी स्टेज यह होती है कि कुछ लोग आते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा का ज्ञान हमें है और इसलिए विधायक की भूमिका में इस समाज में हम ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जो भूमिका रोम में चर्च ने निभाई थी, क्योंकि चर्च का कहना था कि ईश्वर की इच्छा के व्याख्याकार तो हम ही हो सकते, राज्य तो नहीं हो सकता, राज्य यानी राजा वो तो नहीं हो सकता, इसलिए हम ही बताएंगे कि विधि आखिर क्या है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा विधि है और ईश्वर की इच्छा की व्याख्या और जानकारी हमसे बेहतर किसे होगी। तो सर हेनरी मेन दूसरे स्टेज की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुनिया की सारी विधिक व्यवस्थाएं उन लोगों के हाथ में पहुंच जाती हैं जो ईश्वर की इच्छा के श्रेष्ठ व्याख्याकार होने का दावा करते हैं। और फिर तीसरी स्टेज आती है जबकि ईश्वर की इच्छा के व्याख्याकार या जो छोटा सा वर्ग है जिसे अल्पसंख्यक वर्ग कहा जा सकता है, ये जो रियल शासक हैं यानी राजा हैं, इनको अपदस्थ करके स्वयं शासक हो जाता है, ठीक है, स्वयं शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं। और फिर चौथी स्टेज में हेनरी मेन कहते हैं कि इस अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है, वहां की अधिसंख्य जनता इनके विरुद्ध खड़ी हो जाती है और फिर एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण यह हो जाता है और फिर वहां बहुमत का शासन यह स्थापित हो जाता है। यहां तक जो समाज गति करते हैं तो उन समाजों को मेन ने स्थिर समाज या प्राथमिक समाज कहा है। मैंने कहा कि दुनिया में जितने समाज हैं वो जब यहां तक गति किए तो उन्हें स्थिर या प्राथमिक समाज ये कहा जाएगा। इसके आगे गति करने की व्यवस्था जिन समाजों में होती है उन्हें उन्होंने प्रगतिशील समाज कहा है। उनका इससे भी आगे विधिक क्षेत्रों में गति करने की व्यवस्था कुछ समाजों में पाई जाती है और वे जो समाज है जिन्हें उन्होंने प्रगतिशील समाज कहा है वो कहां मिथक, ठीक है, साम्य और विधायन, इसके माध्यम से भी अपनी विधिक व्यवस्था को उन्नत बनाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के समाज उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप पाए हैं, स्थिर समाज और प्रगतिशील समाज। प्रगतिशील समाज उन्होंने उसे कहा है जहां परिवर्तन की जो व्यवस्था है ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा अच्छी है, क्योंकि परिवर्तन वो मानते हैं, परिवर्तन क्या है? सभ्यता है।
सभ्यता का अर्थ है ये परिवर्तन। यद्यपि ये ठीक है कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं होगा, ये भी सही है कि विकास और उन्नति इसके बीच परस्पर कोई आवश्यक संबंध हो, ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें ठीक है और दोनों निष्कर्ष उनके ऐतिहासिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप सामने आ रहे हैं। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बाद भी सभ्यता परिवर्तन ही है। परिवर्तन को लाना या परिवर्तन के लिए प्रयास करना, यही सभ्य होने की निशानी है। यह भी हेनरी मैन का निष्कर्ष है। और जब हेनरी मैन का निष्कर्ष यह है कि परिवर्तन ही सभ्यता है, तो डेफिनेटली परिवर्तन जो ज्यादा तेजी से लाए वो समाज ज्यादा सभ्य है और वो तरीका ज्यादा ठीक है। इसलिए विधायन को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना है और विधायन की दलील दी है। यद्यपि परिवर्तन न्यायाधीशों के माध्यम से भी आएगा, लेकिन न्यायाधीशों के माध्यम से परिवर्तन के बारे में वो बहुत आशावान नहीं है और उनका आशावान न होना उचित दिखाई देता है, क्योंकि हम भी वही बात देखते हैं कि न्यायाधीश परिवर्तन एक तो लाते नहीं है और ले भी आए हैं, तो न्यायाधीश अन्य इतनी प्रकार की हानियां उत्पन्न करते हैं कि हम न्यायाधीश कृत विधि इसको मान्यता नहीं दे सकते, ना हम इस बात को मान्यता दे सकते हैं कि न्यायाधीशों को कानून का निर्माण करना चाहिए। कानून का निर्माण हमेशा विधायकों को करना चाहिए, विधायन के माध्यम से। हम न्यायाधीश कृत विधि के समर्थक नहीं हो सकते। ये मेन के ऐतिहासिक अध्ययन की, ठीक है, उनके ऐतिहासिक अध्ययन के रिजल्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया है ऐतिहासिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप कि दो प्रकार के समाज हैं, एक स्थिर है, एक प्रगतिशील है। स्थिर उन्होंने है तो समाज को कहा जहां 4 स्टेजेस में परिवर्तन हुआ और रुक गया। प्रगतिशील समाज उन्होंने उसको कहा जहां मिथक या कल्पितार्थ, ठीक है, और विधायन और साम्या इनके माध्यम से आगे बात चली है, उसको उन्होंने प्रगतिशील समाज का है। मिथक से उनका तात्पर्य क्या है? मिथक का कहना उनका यह है कि कई बार विधिक व्यवस्थाओं में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों के जो सामान्य अर्थ होते हैं वो एक तरफ रहते हैं, लेकिन कानून में उनका अर्थ दूसरा ही ले लेते हैं और शब्द में कोई परिवर्तन करते ही नहीं। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उसका अर्थ एकदम बदल जाएगा। जो उसका सामान्य अर्थ होता है उससे बदला हुआ अर्थ ये लिया जाएगा। जैसे हम लोग सबसे प्रचलित उदाहरण तो विधि, A.K. गोपालन में जो विधि शब्द की व्याख्या की गई, क्या व्याख्या की गई अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा इसलिए आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन एक मोटी बात समझ लें कि आपका A.K. गोपालन में जो विधि की व्याख्या हुई है वो अधिनियमित विधि की व्याख्या हुई है। उन्होंने कहा कि यहां विधि शब्द का जो अर्थ है वो क्या है कि बस संसद द्वारा अधिनियमित विधि इतना काफी है। उस विधि की प्रकृति क्या है, वो अच्छी है बुरी है इससे कोई मतलब नहीं, वो विधि है, बस बात खत्म। जैसे आदमी डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए जो आदमी है वो अच्छा है बुरा है इससे डॉक्टर को मतलब नहीं होता, लेकिन अन्य लोगों के लिए आदमी सिर्फ प्रारूप पर तय नहीं होगा बल्कि उसके अंदर जो मौजूद गुण हैं उनके आधार पर आदमी की व्याख्या की जाएगी। तो विधि मेनका गांधी में जब व्याख्यायित हुई तो वो सुविधि इस रूप में व्याख्यायित हुई, लेकिन शब्द विधि ही रहा। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में विधि शब्द में कोई परिवर्तन ये नहीं आया। एक मिथक और रहता है कि राजा मर गया राजा चिरायु हो। जब राजा मर गया तो राजा चिरायु हो कैसे सकता है? ये सामान्य अर्थ के विरुद्ध है। राजा मर गया राजा चिरायु हो। इंग्लैंड में ये युक्ति, ठीक है, इंग्लैंड में ये सेंटेंस खूब बोला जाता है कि राजा मर गया राजा चिरायु हो, ठीक है। तो राजा मर गया राजा चिरायु हो यह भी कल्पितार्थ या मिथक का प्रयोग है। राजा जो मर गया वो व्यक्ति है और राजा चिरायु हो, जो राजा चिरायु होने की बात की जा रही है वो राजा संस्था है। जैसे
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, जब मरे तो कहा तो यही जाएगा प्रधानमंत्री मर गए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मरे तो भी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मरे तत्काल प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री चिरायु हो, तो प्रधानमंत्री की जो संस्था है वो चिरायु हो, प्रधानमंत्री व्यक्ति मर गया। ठीक है, तो शब्द जब वहीं का वहीं बना रहता है उसके अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इसे मिथक का प्रयोग कहा जाता है। तो उनका कहना है जो विकसित विधिक व्यवस्थाएं हैं, जिसको उन्होंने प्रगतिशील समाज कहा है, उन्होंने कहा वो प्रगतिशील होता ही इसीलिए है क्योंकि उस समाज में मिथकों का प्रयोग ये किया जाता है। मिथकों का सुंदर प्रयोग ये हम लोग तब देखेंगे जब अन्य कानून पढ़ेंगे, तो आपको हम बताते चलेंगे, देखिए ये मिथक का प्रयोग है, ये मिथक का प्रयोग है, ये मिथक के प्रयोग का उदाहरण है। लेकिन मिथक होता क्या है? मिथक का मतलब यह हुआ कि शब्द जो कानून में प्रयुक्त है वो वहीं का वहीं है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ये लाया गया है। फिर वो कहते हैं साम्य। ठीक है, साम्य ऐसे नियमों का समूह है। साम्य को अगर डिफाइन करें साम्य क्या चीज है, तो साम्य का अर्थ होता है ऐसे नियमों का समूह जो अंतःकरण में पवित्र माने गए हैं और जो कानून की दुरूहता है, यानी कानून जहां पर संकट उत्पन्न करता है, अपनी तकनीकीपन के कारण संकट उत्पन्न करता है। कानून जो संकट उत्पन्न करेगा वो संकट क्या होगा? कानून का संकट यह होगा कि कानून न्याय की बजाय अन्याय ये पैदा करेगा। जब कानून को असच लागू करने पर, जैसा वो है वैसे का वैसा लागू करने पर अन्याय इसकी संभावना हो जाए, तब साम्य इस रूप में जिन नियमों को जाना जाता है, उन नियमों के प्रयोग से जो कानूनी नियम हैं उनमें लचीलापन लाकर न्याय को सुरक्षित किया जाता है। ऐसे नियमों का समूह जो कानून के तकनीकीपन को दूर करके न्याय को स्थापित करता है। ये कानून जब अपनी तकनीकी प्रकृति के कारण लागू होकर अन्याय को उत्पन्न करने लगे, तब जिन नियमों के प्रयोग से कानून के माध्यम से न्याय को सुनिश्चित किया जाता है वे नियम क्या? साम्य कहलाते हैं। अरस्तु ये इस विधा से परिचित था और साम्य के प्रयोग की सिफारिश ये अरस्तु ने की थी न्याय प्रशासन में। उसने कहा था उदाहरण देते हुए कि 2 बकरों की बलि दी जा सकती है, भेड़ों की नहीं, क्योंकि वो अरस्तु जिस समाज में बात कर रहा है वो समाज कौन सा है? पशुपालक समाज। ठीक है, और पशुपालक समाज में भेड़ ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, बनिस्पत बकरों की, इसलिए उसने कहा बकरों की बलि दी जा सकती है लेकिन भेड़ों की नहीं। ठीक है, जबकि पशु बलि ये दी जा सकती है। तो पशु बलि का नियम अपने तकनीकी प्रगति के कारण भेड़ की बलि इसका समर्थन ये भी कर देगा क्योंकि पशु भेड़ भी है, लेकिन चूंकि भेड़ पशुपालक समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है, इसलिए साम्य इस नियम की सिफारिश करेगी इस नियम को लागू करने में कि पशु बलि के लिए पशु का उपयोग किया जा सकता है। इस नियम में परिवर्तन ये लाना चाहिए और पशुओं में कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, जो ज्यादा उपयोगी हैं उनकी बलि न दी जाए, जो कम उपयोगी हैं उनकी दे दी जाए। ठीक है, संविदा जैसी रखी है वैसे ही लागू होनी चाहिए, सही है। लेकिन अगर इस बात का सबूत मिल रहा है कि संविदा जो सामने रखी गई न्यायालय के लागू करने के लिए, ये जिस रूप में रखी गई है उस रूप में नहीं हुई थी, पक्षकार किसी और बात पर सहमत थे, और ये वर्तमान संविदा जो सामने रखी है इसमें देखने से कोई इलीगलिटी दिखती नहीं, पूरी तरह लीगल है।
इलीगलिटी कोई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये पक्षकारों के वास्तविक आशय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वास्तव में पक्षकार हरदोई का 500 गज का मकान ये बेचना चाहते थे और बिक गया शाहजहांपुर का 500 गज का मकान। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट में कहीं कोई इलीगलिटी नहीं है। दोनों पक्ष चाहते भी हैं कि संशोधन हो जाए, गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, लेकिन कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं। कानून तो कहता पहले ये वाला, ये जो विक्रय की संविदा आपने रजिस्टर्ड कराई है जिसे आप बैनामा कहोगे, ये कैंसिल कराओ और दोबारा फिर बैनामा कराओ। स्टैंप ड्यूटी जबरदस्त ढंग से हाइक करेगी। ठीक है, तो कानून तो यह समाधान देगा, लेकिन साम्या क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट काहे पर आधारित है? साम्या पर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन मेरा ख्याल है धारा 26 है, ठीक है, जो संविधाओं में संशोधन इसकी बात करती है और कहती है संविदा अगर पक्षकार रखी है न्यायालय के समक्ष और वो देखने में एकदम ठीक है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रारूपिक तौर पर, कानूनी तौर पर हर तरीके से वो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वो पक्षकारों के वास्तविक आशय का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है, तो न्यायालय को प्राधिकार होगा कि संविधाओं को उस प्रकार से संशोधित कर दे ताकि वे पक्षकारों के वास्तविक आशय के अनुरूप हो जाए। तो ये कठिनाई है जिसे कानून दूर नहीं कर सकता। इसके लिए जिस नियम की सहायता ली जाती है उस नियम को ही साम्या कहा जाता है। और इस नियम की ईजाद और इस नियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग इंग्लैंड में कौन करता था? चांसरी कोर्ट। और रोम में कौन करता था? प्रेटर का कोर्ट ये करता था। तो वो कहते हैं कि मेन कि जो प्रगतिशील समाज है वहां मिथक का प्रयोग करके भी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है, वहां साम्य का प्रयोग करके भी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वहां विधायन इसका प्रयोग भी होता है। जानबूझकर विधि निर्मित की जाती है और परिवर्तन लाए जाते हैं जब परिवर्तन आवश्यक समझे जाए। तो हेनरी मैन परिवर्तन के समर्थक हैं और परिवर्तन के समर्थन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करके 3 विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष अभिव्यक्त करते हैं कि विधि का विकास 4 चरणों में हुआ है, और 4 चरणों में होकर जिन समाजों में विधि का विकास रुक गया वे स्थिर समाज हैं, और जिनमें समाज ने और आगे प्रगति की है और इन 3 बातों को विधि में परिवर्तन के लिए स्थान दिया है, वे कैसे प्रगतिशील समाज है, ऐसा हेनरी मैन का कहना है। हेनरी मैन ने अपना जो अध्ययन है वो 1861 में प्रकाशित किया, और अब जो बात हम कह रहे हैं वो हेनरी मैन के बारे में जरूर समझनी चाहिए। इसी बात के कारण हेनरी मैन का जो मूल्यांकन है वो गलत होता है विधिक जगत में। हेनरी मैन ने कहा अब तक जो संचलन समाजों में हुआ है, उनके शब्द हैं अब तक, टिल नाउ, अब तक जो समाजों में संचलन हुआ है वो प्रास्थिति से संविदा की ओर है। प्रास्थिति क्या है, संविदा क्या है, छोड़ो उसे, अभी देख लेंगे। लेकिन पहली बात शब्द पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा अब तक, टिल नाउ, और बस इसी अब तक शब्द पर क्योंकि स्कॉलर्स ध्यान नहीं देते हैं इसलिए मेन का गलत मूल्यांकन होता है। मेन की आलोचना चलती कि नहीं, सब आधुनिक समाजों में संचलन संविदा से प्रास्थिति की ओर है, ठीक है, जबकि मेन कहते हैं प्रास्थिति से संविदा की ओर है, इसलिए मेन गलत है। अरे मेन ने कहा क्या? मेन ने कहा अब तक, टिल नाउ, जिस दिन वो बोल रहे हैं उस दिन तक ऐसा है। आज क्या है इसके संबंध में मेन ने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। मेन का दावा ही कब है?
मैंने ये तो नहीं कहा कि सदा और सर्वदा, ठीक है। संचलन ये प्रास्थितिक संविदा की ओर होता है, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा अब तक जो संचलन रहा है वैदिक समाजों में, जो उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन से, भाई ऐतिहासिक अध्ययन से वो 3-4 चीजें पाई हैं। पहली चीज कि वो समाज सभ्य कहा गया जिसमें परिवर्तन की व्यवस्था है। ये ठीक है कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं है, ये भी सही है कि विकास हमेशा उन्नति का परिचायक नहीं, लेकिन फिर भी समाज वही सभ्य माना जाएगा जहां परिवर्तन की व्यवस्था है। और परिवर्तन सबसे तीव्र गति से विधान से आएगा, न्यायाधीशकृत विधि के माध्यम से भी नहीं आएगा। इसलिए न्यायाधीशकृत विधि नहीं, विधायन, ठीक है। समाज यानी विधिक समाज, यानी ऐसा समाज जिसमें विधि मौजूद है, वो 4 स्टेजेस में प्रगति करता है, और अगर 4 स्टेजेस में प्रगति करके ही रुक जाता है तो वो स्थिर समाज है। प्रगतिशील समाज अपने समाजों में और अधिक तीव्र गति से परिवर्तन लाने की व्यवस्था करता है, और फिर 3 चीजों को मिथक, साम्य और विधायन इसका प्रयोग करता है। और फिर उनका जो निष्कर्ष है कि अब तक जो संचलन रहा है वो प्रास्थिति से संविदा की ओर रहा है। संचलन यानी परिवर्तन, अब तक जो परिवर्तन हुआ है वो प्रास्थिति से संविदा की ओर हुआ है, और प्रास्थिति से संविदा की ओर परिवर्तन को ही सभ्यता माना गया है। और कानूनों का प्रयास यह रहा है कि वे प्रास्थिति से संविदा की ओर समाज को ले जाएं। अब सवाल यह है कि प्रास्थिति क्या है और संविदा क्या है, ठीक है। प्रास्थिति हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोग व्यक्तित्व पढ़ रहे थे। प्रास्थिति या स्टेटस जिसे अंग्रेजी में बोलते हो, या हैसियत जिसे बोलते हो, आपकी सामाजिक हैसियत, आपकी विधिक हैसियत, ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन स्वयं हैसियत क्या है, या स्टेटस किस चीज को कहते हैं। स्टेटस एक दशा है, और ये दशा एक गुण पैदा करती है आप में, ठीक है। और वो गुण आपको किसी सामाजिक सम्मान का हकदार बना दे तो वो दशा जो कि आप में सामाजिक सम्मान को प्राप्त कर लेने का गुण पैदा कर रही है, वो आपकी सामाजिक हैसियत कही जाएगी। आपकी दशा है कि आप राष्ट्रपति हो, ठीक है। दशा वो होती है जो प्रदत्त है, जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना आप, ठीक है, प्राप्त कर पाओगे अपने आप। यानी आप राष्ट्रपति को चुनाव जीतो तभी तो होगा, लोग चुनाव जिताएंगे, आप थोड़ी चुनाव जीत जाओगे। ऐसे चुनाव जीतना अपने बस में हो तो हम तो सबसे पहले जीत लें, ठीक है। दशा प्रदत्त है, और वो दशा आप में कुछ गुण पैदा करती है, और वो गुण आपको अगर सामाजिक सम्मान का हकदार बनाए तो वो दशा क्या है, आपकी सामाजिक हैसियत, ठीक है। कानून आपकी एक दशा ये उत्पन्न करता है, और वो दशा आप में गुण पैदा करती है कि आप अमुक अधिकार के धारक हो जाओ, अमुक निर्योग्यता के अधीन हो जाओ, या अमुक कर्तव्य के से कर्तव्यबद्ध हो जाओ। ये जो गुण है वो आपकी विधिक हैसियत को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो प्रास्थिति यानी कानून जो परिवर्तन ला रहा है वो व्यक्ति की दशा में ला रहा है परिवर्तन। संचलन किधर हो रहा है, प्रास्थिति से संविदा की ओर। कानूनों के माध्यम से जो परिवर्तन आया है वो व्यक्ति की दशा में आया है, और कब तक, मेन कहते हैं अब तक। और मेन अब तक ये शब्द का प्रयोग कब करा, 1861 में। मेन कहते हैं अब तक जो परिवर्तन है वो प्रास्थिति से संविदा की ओर है। संविदा से तात्पर्य स्वतंत्रता से, यानी दशा से स्वतंत्रता की ओर परिवर्तन आ रहा है विधि के माध्यम से। परिवर्तन सभ्यता का द्योतक है, परिवर्तन ही सभ्यता है।
सभ्यता इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होती है, ऐसा मेन का निष्कर्ष है। क्योंकि प्रगतिशील समाज है, क्योंकि विकास कर रहा है, इसलिए संचलन होगा प्रास्थिति से संविदा की ओर, और संविदा करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, जो चाहो तो करो। यानी दशा से स्वतंत्रता की ओर संचलन है, ऐसा मेन का कहना है। मेन कहते हैं कि अब तक जो देखा गया है वो दशा से स्वतंत्रता की ओर संचलन है। उदाहरण देते हैं वो, क्योंकि उन्होंने हिंदू विधिक व्यवस्था, रोमन विधिक व्यवस्था और केल्टिक विधिक व्यवस्था इसी का अध्ययन किया है, इसके अलावा नहीं किया है। इसलिए इन्हीं व्यवस्थाओं के वे उदाहरण देते हैं। रोम में भी दास प्रथा, भारत में भी दास प्रथा, ठीक है, और केल्टिक विधिक प्रणाली जिन देशों में लागू वहां भी दास प्रथा। तो दासत्व दशा है, और दासत्व की जो दशा है वो आप में गुण पैदा करती है। हालांकि दासत्व की दशा आप में गुण पैदा करती है तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि निर्योग्यता पैदा करती है, ये कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन निर्योग्यता भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखे तो गुण ही है, ठीक है। निर्योग्यता या ठीक है गुण, ये आप में दासत्व के कारण पैदा हो रहा, और जिस वजह से आप व्यक्तित्व ये रखने के अयोग्य हो जाते हैं। हम लोगों ने व्यक्तित्व पर्सनालिटी पढ़ा था कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति और व्यक्तित्व अलग अलग बातें हैं। ये हो सकता है कि आप व्यक्ति हो लेकिन व्यक्तित्व आपके पास न हो, और यह भी हो सकता है कि आप व्यक्ति न हो लेकिन इसके बाद भी व्यक्तित्व आपके पास हो। पागल व्यक्ति है, बच्चा व्यक्ति है, दिवालिया व्यक्ति है, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं है उसके पास। न पागल संविदा कर सकता है, न बच्चा संविदा कर सकता है। अगर व्यक्तित्व होता उसके पास तो कर न पाता, ठीक है भाई। व्यक्ति अपराध करता है लेकिन बच्चा तो नहीं करता, ठीक है। आप पढ़ेंगे, हम लोग भारतीय न्याय संहिता पहले आईपीसी पढ़ी, 7 साल से नीचे बच्चा और 7 से 12 तक का भी है, तो मानसिकता देखी जाएगी, फिर तय किया जाएगा वो अपराध कर सकता है या नहीं। विकृत चित्त तो कर ही नहीं सकता। अगर उसमें एक स्पेशल टाइप की विकृत चित्तता है, हर प्रकार की विकृत चित्तता आपको अपराध करने के अयोग्य नहीं बनाती है, लेकिन कुछ निश्चित प्रकार की बनाती भी है। व्यक्तित्व है लेकिन व्यक्तित्व नहीं। इसका मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति से भिन्न चीज है। और व्यक्तित्व क्या चीज है? तो व्यक्तित्व के बारे में कहा, जब आप अधिकार और कर्तव्य धारण करने योग्य होते हैं कानून की नजर में, तो आपके पास व्यक्तित्व होता है। तो दासत्व ये आपको अधिकारों से हीन करता है, कर्तव्यों के अयोग्य बनाता है। तो दासत्व क्या है? प्रास्थिति, ये दशा है, ठीक है। दासत्व एक दशा है, और इस दशा ने आप में गुण पैदा किया कि आप विधिक व्यक्तित्व से हीन हो गए। लेकिन समाजों में संचलन, जो समाज प्रगतिशील और विधिक समाज कहे गए, उसमें दासों की स्थिति में सुधार आया है, दासों को अधिकार मिले हैं। हमारे यहां भी बेकार खत्म किया, ठीक है। अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है, हर प्रकार की दासत्व, हर प्रकार की बंधुआ मजदूरी, सबका अंत कर दिया। किसने? कानून ने। तो कानून ने जब अंत किया तो विकास हुआ ना, परिवर्तन के माध्यम से विकास को सुनिश्चित किया गया ना, उन्नति को सुनिश्चित किया गया। यद्यपि हर बार परिवर्तन से बेहतरी नहीं आएगी, हर बार विकास और उन्नति के बीच कोई आवश्यक संबंध तो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही है। तो अब तक 1861 में मेन कह रहे हैं, तो 1861 में मेन कहते अब तक जो संचलन है वो किधर है? प्रास्थिति से संविदा की ओर। प्रास्थिति क्या होती है? दशा और गुण, जो आपको विशेष प्रकार के अधिकारों के योग्य बना दे। वो कहते हैं भारत में देखना, ज्येष्ठाधिकार था, पिता की सारी संपत्ति भाई को प्राप्त होगी, वो बड़े पुत्र को प्राप्त होगी, शेष भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, वे सिर्फ जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ प्राप्त बड़े को होगा। अब जो परिवर्तन आया कानूनों से,
तो सक्सेशन में अब सबको बराबर से हिस्सा मिलेगा। तो पारिस्थितिकी दशा इसमें परिवर्तन ले आए, दशा के कारण जो निर्योग्यता थी उसमें बदलाव आया, तो पारिस्थितिकी से संविदा की ओर संचलन हुआ। उन्होंने रोम में बताया कि मानुष विवाह, ठीक है, मानुष विवाह का मतलब था कि स्त्री पति की दास है, बच्चे पति के दास माने गए थे। विवाह संबंधी कानूनों को लागू किया गया और विवाह में स्त्री को बराबर के हक ये मिले। ठीक है भाई, मुस्लिम लॉ में परिवर्तन नहीं लाए लेकिन शरीयत एक्ट लाए। शरीयत एक्ट के माध्यम से पत्नी को भी हक दिए, ठीक है, काहे के? विवाह विच्छेद के। तो आप देखें, कानून के माध्यम से पारिस्थितिकी से संविदा की ओर संचलन हुआ है, यानी दशा से स्वतंत्रता की ओर संचलन हुआ है। उन्होंने हिंदू वैदिक व्यवस्था का उदाहरण दिया कि नचिकेता, इनके पिता ने यम को नचिकेता का दान कर दिया। इसका मतलब पुत्र संपत्ति माना गया है, पुत्र की स्थिति पिता की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, पुत्र की स्थिति में सुधार आया है कानून के माध्यम से, उसको व्यक्ति माना गया है। तो दशा से स्वतंत्रता की ओर अब तक संचलन रहा है, पारिस्थितिकी से संविदा की ओर रहा है। अब लोक कल्याणकारी राज्य शुरू हो गए। जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई तो संचलन संविदा से पारिस्थितिकी की ओर हुआ, यानी स्वतंत्रता से दशा की ओर यह संचलन देखने को मिला है। क्यों? अब व्यक्ति का कल्याण ये राज्य की जिम्मेदारी हो गई। तो राज्य को अगर यह लग रहा है कि स्वतंत्र अगर हम नागरिक को रहने देंगे तो नागरिक का नुकसान हो जाएगा, तो राज्य कहता नहीं, तुम नागरिक हो इसलिए हम आपको स्वतंत्र नहीं रहने देंगे अमुक क्षेत्र में। यानी स्वतंत्रता से दशा की ओर संचलन शुरू हो गया। आप नागरिक हो इसलिए नहीं होने देंगे, आप नागरिक ना होते हमें तुमसे क्या मतलब, मरो। लेकिन तुम मेरे नागरिक हो इसलिए हम तुम्हारा बुरा नहीं होने देंगे, भले ही तुम अपना बुरा करना चाहो तो भी नहीं होने देंगे। तुम हेलमेट नहीं पहनोगे हम डंडे मार के पहनाएंगे, तुम कोविड में मास्क नहीं लगाओगे हम डंडे मारेंगे और लगाएंगे, जो कि तुम हमारे नागरिक हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य भी इसमें आ गया है, इसलिए अब संचलन स्वतंत्रता से दशा की ओर है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हमने एक सुझाव दिया था, हमने कहा था आपसे कि यह भी किया जा सकता है। भाई यही मांग है ना कि भाई किसान कमजोर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, भाई तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके लिए लाभदायक है। भाई उद्योगपति से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि गन्ने की फसल पैदा होगी और कॉन्ट्रैक्ट में तो आज कीमत तय होगी, कीमत तो आज तय होगी कि हम इतने रुपए कुंटल पर आपको देंगे, और जब कीमत वो तय करेगा तो लागत प्लस लाभ इतना तो काउंट कर ही लेगा। अब फसल खराब हो मर कतई कुछ हो जाए, इससे क्या मतलब है? इंश्योरेंस उद्योगपति कराएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसान के हित में अधिकतम जो संभावना है वो ये है कि किसान की कमजोर स्थिति के कारण उद्योगपति उससे कॉन्ट्रैक्ट ऐसी शर्तों पर कर लेगा जो किसान के लिए लाभकर नहीं होंगी। तो ठीक है, जैसे आपने ये कानून बनाया कि न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, भले ही श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी वो संविदा जिसके माध्यम से वो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने को सहमत हुआ है, वो संविदा शून्य समझी जाएगी, वो शून्य है, नहीं चलेगी। न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही आप यहां कर सकते हैं कि किसान से अगर उद्योगपति ने यह समझौता कर भी लिया, ठीक है, कि आप अपनी फसल हमें अमुक शर्तों पर बेचेंगे जो किसान के लिए लाभ करना हो, तो भी वो शर्तें शून्य रहेंगी, ऐसा परिवर्तन कर लिया जाए। कानून तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या बुराई है?
और क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज के ग्रामीण जीवन में हो नहीं रही? बटाई पर करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिना कानून के करो और अपने हितों को नुकसान पहुंचाओ, ये ठीक है, और कानून के माध्यम से करते तो फिर गलत है। अजीब बेवकूफी की बात। लेकिन वही है कि मूर्ख इस देश में है और बुद्धिमान उनका लाभ ले रहे हैं। 80% वकील मूर्ख है, इसलिए जो है न्यायाधीश महोदय ये मान रहे हैं कि 165 में जो ताकत उन्हें मिली वो क्रॉस एग्जामिनेशन की है। नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन की। ठीक है, आप अकेले कह के देखो, आपका मुंह नोचने के लिए आप ही के साथी तैयार हैं, आप ही के साथी आपको बेवकूफ बता रहे हैं और उनके दिमाग खराब रहा। और वो भी कुछ नहीं जानते, वो भी कुछ नहीं जानते, वो भी यही जानते कि वाकई ये मेरी ताकत है। ऐसा नहीं वो बेचारे गलतफहमी में हो, कोई बदतमीजी कर रहा, नहीं, उनकी ये मान्यता है कि उनकी ताकत है, नहीं है। शब्द पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं कि सत्य का पता चलाने के लिए ये लिखा है। प्रतिपरीक्षा दूसरे उद्देश्यों से होती, विश्वसनीयता की जांच, जीवन में उसकी स्थिति, उसकी विश्वसनीयता को धक्का लगाना, यह है प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांचना, यहां सत्य का पता लगाना। दोनों उद्देश्यों में जबरदस्त फर्क है, लेकिन है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो जो आधुनिक समाज है, जब से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई है, तब से, जैसे उन्होंने कहा, श्रमिकों के लिए कानूनों में कि श्रमिक अगर यूनियन बनाएगा, ट्रेड यूनियन बनाएगा, और ट्रेड यूनियन के कारण गलत ढंग से हड़ताल हो जाए, तो गलत ढंग से हड़ताल होने के कारण भी ट्रेड यूनियन विधिक व्यक्तित्व होगा। लेकिन इसके बाद भी, और विधिक व्यक्तित्व उसे इसलिए दिया क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर एक श्रमिक से संविदा करेगा तो श्रमिक की जो कमजोर स्थिति है, इसके कारण वो उसे अन्यायपूर्ण शर्तों पर नौकरी करने को राजी कर लेगा। इसलिए ये कहा गया, नहीं, श्रमिक की ओर से जो संविदा करेगी वो ट्रेड यूनियन करेगी, और ट्रेड यूनियन को विधिक व्यक्ति मानेंगे, यानी ट्रेड यूनियन की दशा ऐसी मानेंगे जिसमें गुण होगा, ठीक है, कि वो व्यक्तित्व धारण कर सके, और व्यक्तित्व धारण करने के कारण वो व्यक्ति मानी जाएगी, और व्यक्ति मानी जाने के कारण वो इंडस्ट्रियलिस्ट से समझौता कर पाएगी। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन गड़बड़ कर देती है तो ट्रेड यूनियन पर विधिक व्यक्ति के नाते जुर्माने और हर्जाने ये नहीं लगाए जा सकते। इसके लिए उसे निर्योग्य बना दिया गया, यानी स्वतंत्रता से परास्थिति की ओर, स्वतंत्रता से दशा, आपकी विशेष दशा है, इसके कारण कुछ काम आप करो भी, ठीक है ना, आपकी विशेष दशा है और आप व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति के नाते आपकी एक विशेष दशा है, उस दशा का उपयोग करके आप कुछ करो भी तो भी वो किया हुआ नहीं मानेंगे, ये आपने किया है। आप करो न्यूनतम मजदूरी काम, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर, व्यक्ति के नाते आपको स्वतंत्रता है, आप करो, लेकिन नहीं, हम ये नहीं मानेंगे कि आप न्यूनतम मजदूरी से नीचे काम करने को खुद राजी हुए थे। यानी संविदा से, यानी स्वतंत्रता से दशा, यानी स्वतंत्रता से परिस्थिति की ओर संचलन देखा गया है, और इस आधार पर मेन की जबरदस्त आलोचना होती है कि मेन ने कहा था परिस्थिति संविदा की ओर, और हम भूल जाते हैं मेन ने यह कहा था अब तक परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन हुआ है, उन्होंने आगे की कोई बात नहीं की थी। लेकिन फिर भी अगर सैद्धांतिक तौर पर यह बात गलत दिखाई दे रही है जो हेनरी मेन ने कही, तो आखिर विचारक की यह कमी तो मानी ही जाएगी। इसलिए मेन की जो आलोचना होती वह पूर्णतः गलत भी नहीं है। भाई, आपको ऐसा सिद्धांत देना चाहिए जो सार्वकालिक रूप से ठीक साबित हो। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम मेन को मूल्यांकित करें तो वाकई मेन असफल हुए हैं उस सिद्धांत को देने में जो सार्वकालिक तौर पर सही साबित हो। ठीक है, तो मेन परिवर्तन के पक्षधर हैं और सैविनी यथास्थिति का पक्षधर है। दोनों ने ऐतिहासिक प्रणाली का प्रयोग किया, लेकिन दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। ठीक है, एक मेन की आलोचना इस पर होती है, वो कहते हैं कि पहले मिथक का प्रयोग होता है, फिर साम्य का प्रयोग होता है, फिर
विधायन का, जबकि आज देखा जा रहा सबसे पहले विधायन का प्रयोग होता है। ठीक है, उलट बात देखी जा रही है। उन्होंने 4 चरणों में, ठीक है, समाज का विकास माना है, जबकि इतिहास और खोजें सिद्ध करती हैं कि समाज का विकास 7 चरणों में हुआ है। पहले शिकार का युग था, फिर कृषि युग आया, फिर पशुपालन का युग आया, ऐसे विकास हुआ है, 7 युगों में है। तो उनका करेक्ट नहीं है अध्ययन, ऐसा कहते हैं। फिर भी मेन ने ऐतिहासिक तरीके का अभिनव प्रयोग किया है, अद्वितीय प्रयोग किया है, और ये हेनरी मेन है। अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल में मुख्य विचारक यही हैं। इसके अलावा जातीयता का सिद्धांत, ये भी आया। जातीयता सिद्धांत के पक्षधर हीगल, सेविनी और हर्बर्ट स्पेंसर तीनों माने जाते हैं। मुख्यतः हिटलर की विचारधारा हीगल से प्रभावित मानी जाती है। आपसे ये सवाल किए जाते हैं, जातीयता के सिद्धांत के पक्षधर कौन माने गए? सेविनी, हीगल और हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हीगल को, ठीक है, आपका गुरु कहा गया है। किसका? हिटलर का। लेकिन हीगल ने हिटलर को पढ़ाया हो ऐसी नहीं, उसकी विचारधारा के आधार पर बात हुई है। जातीयता के सिद्धांत के पक्षधर निम्न में से कौन है? तो अगर 3 नाम दिए तो 3 ये हो गए। अगर इनमें से कोई एक दिया है तो वो हिटलर की विचारधारा को समर्थन किससे मिला है? हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल और आपका सेविनी, तीनों नाम दिए तो तीनों। इनमें से कोई एक दिया है तो वो, 2 दिए तो वो, ठीक है, और एक ही दिया है हीगल का तो हीगल, ये माना जाएगा। ठीक है, तो पुख्ता, गियर्क, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब एक दिन के लायक। ठीक है, लगभग ऐतिहासिक विचार समाप्त है। ठीक है, एक लेक्चर और बचा है, वो कर लेंगे हम लोग और फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल पर बात करेंगे।